हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंट विथ डेली न्यूज़पेपर सीरीज। इसमें हम डेली न्यूज़पेपर और पीआईबी न्यूज़ में जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका डिस्कशन करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। और हमें विश्वास है कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला न्यूज़ है, यूक्रेन और रूस के बीच अबू धाबी में पहले दिन की वार्ता समाप्त। देखिए, ये हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से यूक्रेन और रूस में संघर्ष जारी है। तो ये इसका अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता से वार्ता हो रहा है और ये न्यूज हमारे आज के न्यूज़पेपर में है। तो आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता का नया दौर कहाँ आयोजित किया गया? तो हम लोगों ने अभी देखा कि ये शांति वार्ता कहाँ हो रहा है, अबू धाबी में। तो हमारा इसका आंसर अबू धाबी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में रूस यूक्रेन शांति वार्ता का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका मेजबान देश हमें पता है कि अबू धाबी कहाँ है, तो संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हालिया समाचारों में रही अबू धाबी वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है, यह वार्ता अमेरिका की मध्यस्थता से शुरू हुई, एक त्रिपक्षीय बैठक है। और सेकंड स्टेटमेंट है, यूक्रेन ने रूस पर ऊर्जा युद्ध विराम का उल्लंघन कर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का आरोप लगाया है। तो जब हम ये न्यूज पूरा पढ़ेंगे तो इसमें ये दिया हुआ है कि यह एक त्रिपक्षीय, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2 दिवसीय त्रिपक्षीय बैठक है। तो इसमें यह वार्ता अमेरिका की मध्यस्थता से शुरू हुई है, ये भी बिल्कुल सही है, ये त्रिपक्षीय बैठक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, यूक्रेन ने रूस पे यह ऊर्जा युद्ध विराम का उल्लंघन का बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का आरोप लगाया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है, रूस और यूक्रेन के बीच यह संघर्ष पिछले 2 वर्षों से निरंतर जारी है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, हम अपने अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला न्यूज है, प्रख्यात समाज शास्त्री आंद्रे बेते का 91 वर्ष की उम्र में निधन। देखिए, जाने माने समाज शास्त्री और लेखक थे ये आंद्रे बेते, और इनका निधन हो गया है। तो इस न्यूज से हमारे एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये हम देखते हैं। प्रसिद्ध समाज शास्त्री आंद्रे बेते का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए, जब हम ये न्यूज पढ़ेंगे तो इसमें हमें क्लियर दिया हुआ है कि उन्हें 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। समाज शास्त्री आंद्रे बेते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मुख्य रूप से जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानताओं पर अपने शोध के लिए जाने जाते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वे भारत में जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानताओं पर अपने अध्ययनों के लिए जाने जाते थे। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, जाति वर्ग और सत्ता उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। देखिए, उनकी प्रमुख रचना यहाँ दिया हुआ है में जाति वर्ग और सत्ता, भारत में समाज और राजनीति, और प्राकृतिक असमानता का विचार और अन्य निबंध शामिल हैं। तो ये भी बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड है, उन्होंने वर्ष 2014 से 2017 तक अशोका विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्य किया। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हम न्यूज पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि अशोका विश्वविद्यालय में उन्होंने 2014 से 2017 तक कुलाधिपति के रूप में कार्य किया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 सभी सही है। ठीक है, यहाँ पे भी जो वही बात है, जो कुछ तथ्य दिया हुआ फैक्ट, आप इसको पढ़ सकते हैं। और हमारा अगला न्यूज है, राखी गढ़ी में खुदाई में मिला चूल्हा और खाना खाने की मेज। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे करंट का तो है ही, और ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से। और अभी हम जानते हैं कि हरियाणा के ऐतिहासिक नगर राखीगढ़ी में खुदाई में हजारों साल पुराना अवशेष सामने आ रहे हैं। यहाँ टीला 2 पर चूल्हा, खाना खाने का मेज और मृदभांड के कुछ टुकड़े मिले हैं। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या पूछा जा सकता है। हरियाणा के किस ऐतिहासिक नगर में हाल ही में खुदाई के दौरान हजारों साल पुराने चूल्हे और खाने के मेज के अवशेष मिले हैं? ये बिल्कुल राखीगढ़ी है। और सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल राखीगढ़ी वर्तमान में भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिख ही गया है, तो ये हरियाणा में है। ठीक है, अब हम अगले न्यूज पे आते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त
भाजपा के नेतृत्व में बनी नई सरकार। देखिए, मणिपुर पिछले कुछ दिनों से काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि वहाँ पे दो समुदाय के बीच काफी संघर्ष चल रहा था। लेकिन अब वहाँ, और इस कारण वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी था, लगा हुआ था। लेकिन अब वहाँ पे सरकार का गठन हो गया है और वहाँ यूम नाम खेमचंद सिंह वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए और उन्हें शपथ दिलाया गया है राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के द्वारा। ठीक है, तो उस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भी शपथ ही लिए हैं, तो इनका नाम है यूम नाम खेमचंद सिंह। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है जिन्होंने नई सरकार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई? तो अभी हमने देखा है कि वहाँ के राज्यपाल है मणिपुर के अजय कुमार भल्ला। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मणिपुर के नए राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राज्य में लगभग 1 वर्ष से जारी राष्ट्रपति शासन अब समाप्त हो गया है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, नई सरकार में कुकी समुदाय से नेमचा किपगेन और नागा पीपुल्स फ्रंट के एल दिखो को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये भी सही है, क्योंकि कुकी समुदाय के भाजपा विधायक नेमचा किपगेन और नागा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल दिखो को उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, मुख्यमंत्री यूम नाम खेमचंद सिंह ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष भी रही हैं। तो ये स्टेटमेंट देखिए यहाँ न्यूज में है कि राजनीति के अलावा यह ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन सही हो गया। आइए अब अगली न्यूज की तरफ आते हैं। जयशंकर रूबियो के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने पर बनी सहमति। तो देखिए, अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अमेरिका के दौरे पे हैं और वहाँ वाशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री द्वारा एक क्रिटिकल मिनरल्स पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन हुआ है। उसमें इन्होंने भाग लिया है। तो आते हैं, अब देखते हैं कि हमारा इस पर क्या क्वेश्चन इस न्यूज पे मतलब एग्जाम में बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, इसका आयोजन किया गया है वाशिंगटन में। तो वाशिंगटन डीसी, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच हालिया वार्ता में किस क्षेत्र में सहयोग और औपचारिक रूप देने पर विशेष जोर दिया गया है? तो क्योंकि ये क्रिटिकल मिनरल्स पे बैठक था, तो दुर्लभ खनिज क्रिटिकल मिनरल्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम एक आर्टिकल जो स्टूडेंट बिहार का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में हाल ही में बजट पेश किया गया है। तो उस पर एक आर्टिकल है न्यूज़पेपर में, तो हम उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत विकसित बिहार के रोड मैप हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो ये है 3.47 लाख करोड़, ऑप्शन सी। सेकंड है, बिहार बजट में अगले 5 वर्षों के भीतर कितने लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन बी 1 करोड़ लोगों को। आप ये आर्टिकल जब देखेंगे तो इसमें ये सारा डाटा है। थर्ड क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार हेतु कितनी आर्थिक मदद देने का उपबंध बजट में किया गया है? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 2 लाख रुपए। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितनी विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन सी 14.9%। फिफ्थ क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए बिहार बजट में कितने नए एक्सप्रेसवे बनवाने का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन सी 5 नए एक्सप्रेसवे का उल्लेख किया गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बजट के अनुसार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत के मानक से नीचे रखने का लक्ष्य है? तो इसका आंसर हम इस आर्टिकल में देखते हैं। तो यहाँ पे है 3% के मानक से नीचे रखना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी 3% सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये पीआईबी का न्यूज लेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। यह सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और देश में समावेशी नागरिक केंद्रित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर आर्टिकल इस न्यूज भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अभी हमने देखा ये अमित शाह जी के द्वारा किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, भारत टैक्सी पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? तो अभी हमने देखा है यह सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया। भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म के संदर्भ में सारथी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देखिए यह प्लेटफॉर्म सारथी कहे जाने वाले चालकों, तो यह वाहन चालकों के लिए प्रयोग किया गया, ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत टैक्सी के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई विशेष पहल का नाम क्या है? देखिए बाइक दीदी जैसी पहल लागू की जा रही है, तो ये क्या है? ऑप्शन सी बाइक दीदी। ठीक है, और हम आते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। प्लास्ट इंडिया 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू, 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होंगी शामिल। देखिए विश्व की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में शुरू हो रहा है और इसको रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि शून्य अपशिष्ट प्रदर्शनी के रूप में पहली बार प्लास्ट इंडिया की परिकल्पना की गई है और इसका थीम है भारत नेक्स्ट। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बिल्कुल अभी आप आंसर दे सकते हैं, नई दिल्ली में किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, प्लास्ट इंडिया 2026 की मेजबानी किस मंत्रालय द्वारा की जा रही है? इसका भी आप आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन बी रसायन और उर्वरक मंत्रालय। प्लास्ट इंडिया 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई है? ये भी अभी आपने देखा है, इसका मुख्य थीम भारत नेक्स्ट रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस प्रदर्शनी के इतिहास में पहली बार किस विशेष अवधारणा की परिकल्पना की गई है? तो शून्य अवशिष्ट प्रदर्शनी। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। ये अगला न्यूज है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उड़ीसा दौरा। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा गई हुई हैं अभी, और वहाँ वो सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य भी जाएंगी, अपनी पैतृक गांव पहाड़पुर भी जाएंगी। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह आपका वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, उड़ीसा में है सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस गांव और जिले से है? तो पहाड़पुर गांव मयूरभंज जिला में है। तो हम बिहार का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। औसत उम्र बढ़ी, महिलाओं का 69.7 एवं पुरुष का 68.9 साल जी रहे हैं। ठीक है, तो यह बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में यह रिपोर्ट दिया गया है कि बिहार की महिलाएं का औसतन जो आयु है वो 69.7 वर्ष और पुरुष का 68.9 वर्ष है। ठीक है, और यह जो है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और जीवन परिस्थितियों के बेहतर होने का संकेत भी दर्शाता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा जी रहे हैं इसका मतलब स्वास्थ्य सेवा अच्छा है तभी जी रहे हैं। बिहार में पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा 1.6 वर्ष बढ़ी है और महिलाओं की 1.7 वर्ष। ठीक है, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से थोड़ी अधिक बनी हुई है। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में 2019 से 23 की अवधि की महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी दर्ज की गई है? तो अब यह हमने देखा 69.7 वर्ष, और वही है कि पुरुषों की कितनी दर्ज की गई है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो 68.9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिहार में पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा में कितने वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 1.6 वर्ष। और पिछले एक दशक में बिहार की महिलाओं की औसत उम्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 1.7 वर्ष। बिहार में जीवन प्रत्याशा में सुधार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रगति का संकेत देता है? तो स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन परिस्थितियां में। और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार जीवन प्रत्याशा के मामले में कौन सा कथन सत्य है? पुरुषों की औसत आयु महिलाओं से अधिक है? नहीं, इसमें महिलाओं की औसत आयु पुरुषों से थोड़ी अधिक बनी हुई है, ये बिल्कुल सही है। पिछले एक दशक में औसत आयु में गिरावट आई है, ये बिल्कुल गलत बात है। बिहार पहले ही राष्ट्रीय औसत जीवन प्रत्याशा को प्राप्त कर चुका है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं की औसत आयु पुरुषों से थोड़ी अधिक बनी हुई है, बिल्कुल सही है। सेकेंड सेकेंड देखिए न्यूज है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे 55 कॉलेज। बिहार राज्य में राज्य सरकार ने 55 शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यह 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में 2026-27 के लिए 31 शिक्षण संस्थानों को चयन किया गया है और दूसरा चरण 2027 से 2030 के बीच होगा। इसमें 24 शिक्षण संस्थान लिए गए हैं। ठीक है, और यह जो है 7 निश्चय 3 के चौथे निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय भी लिया गया है। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है बिहार के एग्जामिनेशन के लिए।
फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार के कुल कितने शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि 55 संस्थानों को विकसित किया जाएगा, तो ऑप्शन सी, ये जो 55 संस्थान है बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 7 निश्चय 3 के किस संकल्प के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है? तो इसका ये है ऑप्शन सी, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रथम चरण के लिए चयनित संस्थानों में इनमें से कौन सा कॉलेज पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय और इनके कॉलेज जो जो शामिल किया गया है इन विश्वविद्यालय में जो कॉलेज है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है पटना विश्वविद्यालय के अंदर पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज और एएन कॉलेज पटना। तो हम इसमें क्लियर देख सकते हैं कि इसमें एएन कॉलेज पटना नहीं है, तो ये ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। हम अगले न्यूज की तरफ आते हैं। शेयर बाजार में उतरेगा पटना नगर निगम। पटना नगर निगम जो है म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला है और भारत में सबसे पहले म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निकाय बेंगलुरु नगर निगम है। तो हम अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निकाय कौन सा है? तो अभी हमने देखा कि बेंगलुरु नगर निगम सबसे पहला है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का वह पहला नगर निकाय कौन सा है जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है? ये कौन सा हुआ? ऑप्शन सी, पटना नगर निगम है, बिल्कुल सही। पटना नगर निगम द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना, वित्तीय आत्मनिर्भरता और बुनियादी ढांचों का विकास, नए कार्यालय भवनों का निर्माण, चुनाव खर्चों की पूर्ति। इसका बी जो है वित्तीय आत्मनिर्भरता और बुनियादी ढांचों का विकास, बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चंस खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।